हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन। आप लोग का अब अंतिम रात गुजरेगा और अगले दिन आप लोग एग्जामिनेशन में रहेंगे। कुछ बच्चे हमारे जो होंगे, यानी परसों से आपका, परसों कहते हैं कल से आपका एग्जामिनेशन होगा, तो आप बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। और आपके प्रिपरेशन के लिए और आपके रिवीजन के लिए इसी टारगेट पॉलिटेक्निक सीरीज में हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर आपको लेके आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में। और इसका नाम क्या है बेटा, जरा इसको जान ले, क्योंकि नाम में ही बहुत कुछ रखा होता है। तो नाम है बेटा ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार। मैंने बहुत सारे प्रहार आपको सिखाए, एक एक करके बहुत सारा तरीका आपको बताया गया, एक एक करके बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा, एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके हम लोगों ने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बहुत आगे निकल गए। ब्रह्मास्त्र सीरीज पढ़े, महाभारत सीरीज पढ़े, मॉडल सेट पढ़े, मॉडल पेपर पढ़े, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़े, बहुत सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को पढ़े। और पढ़ते पढ़ते लास्ट हथियार जो मैं आपको देने जा रहा हूँ उसका नाम है ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार। और इसमें आज हम बेटा जो चर्चा करने वाले हैं वो आपको फिजिक्स का चर्चा होगा। और ये फिजिक्स का जो लेक्चर आपके बीच होने जा रहा है ये बहुत ही बेहतरीन, ये लेक्चर आपका बहुत बेहतरीन लेक्चर होने जा रहा है। फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्टुअल्स रिवीजन पर्पस के लिए, आपको रिवाइज करवाने के लिए, आपको रिवीजन करवाने के लिए एक एक कॉन्सेप्ट आपको लाया गया है। मैंने आप लोग से वादा किया था और बोला था कि एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको बहुत ही खूबसूरत लेक्चर दूंगा जो आपको 100+ क्वेश्चंस का होगा। कितना क्वेश्चंस का होगा? तो इसमें भी बेटा 100+ क्वेश्चंस होंगे। और एक एक क्वेश्चंस जितने भी होंगे उस सारे क्वेश्चंस को हम प्रेम से आराम आराम से रिवीजन करते हुए नजर आएंगे। और इस पूरे लेक्चर को बिना देखे हुए शुरू से लास्ट तक, आज तक आपने क्या देखा, क्या पाया, क्या खोया, मैं नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते हैं, बिल्कुल भूल जाना है। और ये दिमाग में रखना है कि सर ने बताया था कि ब्रह्मास्त्र अंतिम प्रहार को जरूर देख के जाना बेटा, क्योंकि अंत भला तो सब भला। मैं बार बार कहता हूँ अंत भला तो क्या सब भला, अंत में भला हो गया तो समझ लीजिए कि सब क्या होगा, भला ही भला होने वाला है। शुरुआत तो बहुत भला था, अब अंत भला तो सब भला का कहानी आ गया। तो अब आप लोग क्या कीजिए, शांति से इत्मीनान से दिमाग के सारे जितने भी दरवाजे हैं उसको खोल के बिल्कुल कंसंट्रेट होके हमारे सामने एक्टिव होके बैठ जाइए और शांति से सुनते रहिए। मैं जो आपको आज प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ, यानी आज जो गीता का गंगा बहने वाला है, वो गीता का गंगा में आपको डुबकी लगाना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए इस गीते के गंगा में डुबकी लगाने के लिए। ये अमृतवाणी आपको बहुत ज़्यादा फल देने वाला है आने वाले समय में, तो इस अमृतवाणी को बिल्कुल नहीं गंवाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन लेक्चर जो आपका ब्रह्मास्त्र का अंतिम प्रहार है। फिजिक्स का एक एक टॉपिक रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस के विषय में जानेंगे, बहुत सारे फार्मूला के विषय में जानेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। शॉर्ट हैंड भी सीखेंगे कि शॉर्ट तरीका से कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जाता है। लॉन्ग तरीका तो मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस बताए, एनालिटिकल क्वेश्चंस बताया, थियोरेटिकल क्वेश्चंस बताया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया, सारे टाइप के क्वेश्चन, ट्रिक एंड टेक्निक बताएं। सारे चीज आप लोग को सिखा के हम मैच्योर बना चुके हैं। आज उस मैच्योरेशन का परीक्षा लेने जा रहे हैं। जो इस परीक्षा में आप पास कर गए तो वहां तो ऑलरेडी पास होना ही है। एक चीज और, बहुत सारे बच्चे के ये कमेंट थे कि सर काश आप हमें पहले मिल जाते। तो बेटा एक चीज याद रखो, देर हो दुरुस्त हो, काम अच्छा होना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप आज मिले हैं, हम आज मिले हैं तो क्या हो गया, हम आज मिले हैं तो क्या हो गया, अभी बरसों चलना है, अभी बरसों चलना है। तो इस बरसों के चाल में कब किसको कौन लथाड़ के आगे निकल जाएगा कोई नहीं जानता है बेटा। ये तो पॉलिटेक्निक का एक छोटा सा, आपको एक छोटा सा सीरीज था
जिसमें आपका हमसे मुलाकात हुई है। इससे बड़े बड़े सीरीज लेके आपके बीच हम आने वाले हैं, घबराइए नहीं। 11 12 के बच्चे होंगे, 12 का भी बहुत अच्छा ढंग से प्रिपरेशन हमारे द्वारा करवाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी आपके कलिंग्स होंगे, जितने भी दोस्त होंगे, जितने भी साथी सर्किल में होंगे, सारे को सूचना दे दी जाए कि शारदा क्लासेज अब 12 का भी तैयारी करवाएगा। और सारे चीज के कॉन्सेप्ट, सारा चीज आपका अगर कॉपरेशन ऐसे रहा तो बहुत ही जल्दी बहुत कुछ आपके बीच लेके उपस्थित रहेंगे हम, और सब में कामयाबी। जैसे इसमें डंका बजा वैसे ही सब में डंका बजेगा। नो डाउट आपका सहयोग केवल चाहिए, मैं तो आपके लिए हमेशा तत्पर भी होता हूं। आप अगर देखेंगे तो अभी बेटा सुबह का 4:30 बज रहा है, सुबह का 4:30 बज रहा है। मैं इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूं, अभी इस लेक्चर को शूट करने जा रहा हूं। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये कितना भिगोरियस चीज़ है। आपको ये लग रहा होगा कि सर सो के उठ के की है, ऐसी कोई बात नहीं बेटा, कंटिन्यू वर्क चलता है 18 से 20 घंटा। ये किसके लिए? आपके लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने हमारे बच्चे होंगे, आगे भी जितना भी कुछ आएगा, ये जो हमारे बच्चे अर्लियर में जो हमारे बच्चे हैं उस सबको फ्री दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ बेटा याद रखो, मारो उसको दबाओ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना भूलना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। पहला क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है क्या कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बेटा दूरी का इकाई होता है। प्रकाश वर्ष का इकाई होता है तो दूरी का इकाई होता है। आज हमारे पास टाइम अनलिमिटेड है, टाइम का बाउंडेशन नहीं है। टाइम का बाउंडेशन नहीं है तो बिल्कुल आराम से समझेंगे बेटा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी का इकाई है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? तो आप जानते हैं, सी से डिनोट करते हैं इसको। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इससे ये पता चल रहा है कि 1 सेकेंड में लाइट कितना दूरी तय कर रहा है? तो 3 × 10⁸ मीटर दूरी को तय कर रहा है। तो 1 साल में कितना सेकेंड होगा वो आपको निकालना होगा। तो 1 साल में कितना सेकेंड होगा बेटा? तो 1 साल में कितना दिन होता है? तो लीप ईयर को छोड़ दीजिएगा, 365 दिन होता है। एक दिन में कितना घंटा होता है? तो 1 साल में कितना घंटा होगा? तो 365 × 24 इतना घंटा होगा। इसको मिनट में कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, फिर इसको सेकेंड में कीजिएगा तो 60 आ जाएगा। इतने सेकेंड आपको आ जाएंगे, 1 साल में इतना सेकेंड होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि इन सब को क्या कर देना है, आपको गुना कर देना है। इट मीन्स क्या? 365 × 24 × 60 × 60 इतना सेकेंड जो होगा। तो इतना सेकेंड में लाइट कितना ट्रेवल करे, कितना दूरी तय कर लेगा? तो 3 तो इधर था ही, 10⁸ यहाँ था ही। उसके बाद इन सब को क्या कीजिएगा? 365 को, 24 को, 60 को और 60 को गुना करके मीटर में निकाल दीजिएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। लगभग जो भी आए 3.45 इंटू या 9.45, लगभग जो भी आए, मैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बता रहा हूँ, 9.45 के करीब आएगा, इंटू 10⁻15 मीटर के करीब आपको आएगा। लगभग यही आएगा। आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, गलत भी हो सकता है लेकिन आप एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा इसका, ठीक है? इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो लगभग इकाई किसका है? तो दूरी का है। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है तैरने का नियम की खोज किसने की? बेटा बायोंड फोर्स किसने बताया था? फोर्स ऑफ बायंसी, उत्प्लावन बल या प्लावन बल के विषय में किसने बताया था? तो प्लावन बल का सिद्धांत बेटा आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज ने बताया था कि किसी भी पानी के, किसी बर्तन में पानी रखा हुआ है, उसी में किसी वस्तु को डालते हैं तो उस वस्तु के द्वारा जितना पानी डिस्प्लेस किया जाता है, विस्थापित किया जाता है, जो उस पानी का भार होता है, उतना ही भार जल उस वस्तु की ओर लगाता है, उसी को प्लावन बल बोलते हैं। तो इस सिद्धांत का खोज किसने किया होगा? ऑब्वियसली आर्किमिडीज ने ही किया होगा, और उसी के कारण वस्तु तैरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है कि सौरमंडल, जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बेटा बृहस्पति। बेटा कौन सा है? तो जुपिटर आपका सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है सो देखिए। कहता है हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो आपको मैंने चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के बताया है कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1.00
एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, यानी इतना आपका मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक है, प्रोटॉन एक है। प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। प्रोटॉन एक है तो न्यूक्लियस में क्या वो प्रोटॉन होगा? मात्र एक प्रोटॉन होंगे। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एक से एक आगे और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। क्या कहता है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि के चाल की कितनी होगी? तो बेटा दाब जो होता है वो वायु का चाल दाब पर निर्भर नहीं करता है। वायु का चाल जो होता है वो प्रेशर पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए प्रेशर को बढ़ाओ या प्रेशर को घटाओ, जो वायु का क्या होगा, जो आपका वायु कहते हैं, जो ध्वनि का वेग होगा वह ध्वनि का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आपका 332 था, 332 ही रहेगा। 332 था, 332 ही रहेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान कितना होगा? तो यूनिट में विद्युत ऊर्जा का मान होता है, किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा का मान यूनिट में होता है। तो आपको निकालना होगा कि यूनिट का संख्या कितना होगा। तो बेटा यूनिट का संख्या का बहुत क्वेश्चन करवाए हैं आपको। यूनिट का संख्या कितना हो जाएगा? 100 वाट का है तो किलोवाट आवर यूनिट क्या होता है? यूनिट का यूनिट जो होता है, इकाई जो होता है वो किलोवाट पर आवर होता है। तो 100 वाट है, इसको किलोवाट में चेंज कीजिएगा तो 1000 से गुना कर दीजिएगा। इनटू आवर, तो आवर क्या दिया हुआ है? तो 1 घंटा दिया हुआ है। कितना बल्ब है? तो 10 गो बल्ब 1 घंटा जलता है। तो कट के कितना आ जाएगा रे भाई? कट के आ जाएगा कितना? तो 1 यूनिट। कितना यूनिट सर? कितना यूनिट? तो 1 यूनिट है आंसर। तो रोज आपका जो होगा वो कितना यूनिट आप बिजली खपत करेंगे? 1 यूनिट मात्र खपत करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है कि कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो कैमरा में बेटा कॉनकेव लेंस किया जाता है। कौन सा दर्पण कॉनकेव कहते हैं? कॉन्वेक्स लेंस किया जाता है। कौन सा दर्पण? तो उत्तल दर्पण। जो कैमरा आप देखते हैं उसमें जो लेंस उपयोग किया जाता है वो आपको उत्तल दर्पण किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है? मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो 1969 में। कब रखा था बेटा? 1969 ईस्वी में पहली बार मनुष्य कहाँ कदम रखा था? चांद पर रखा था। तो ये आपका छोटा सा एक कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस का टैग था जो समाप्त हुआ। इतना आप लोगों ने देखा, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन बेटा एक चीज मैं और यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग नन स्टॉप इस वीडियो को, इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपका बेहतरीन है। पूरा फिजिक्स को रिवाइज करवा देंगे। 100 प्लस 115-20 क्वेश्चन होगा। 1-1.25 घंटा के अंदर आपको टोटल क्वेश्चन एक एक करके रिवाइज करवा दिया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लेकिन आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक शेयर कॉमेंट नहीं किए, तो इसको जल्दी कर लीजिएगा। ये छोटी चीज नहीं है। जब मैंने इसको एस्टेब्लिश कर दिया है तो इसका लाइफ बेटा लॉन्ग है। बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ देंगे। दीवाने हो जाओगे, दीवाने एकदम पागल बना देंगे तुम लोग को। हम भी पागल रहेंगे तुम्हारे पीछे, तुम भी पागल रहोगे। लैला मजनू की तरह प्रेम करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित होता है? वस्तु की मात्रा बदलो बेटा, मात्रा बदलेगा तो मास और वॉल्यूम दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकता है। तो दोनों में अगर किसी को भी परिवर्तन करेगा तो मास और वॉल्यूम को परिवर्तन करने के बाद आपका जो अपरिवर्तित चीज होगा, कहता है वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा? तो मास को बढ़ाओ या वॉल्यूम को बढ़ाओ तो दोनों, एक को बढ़ाइएगा दूसरा घटे बढ़ेगा तो अपरिवर्तित कौन रहेगा? डेंसिटी रहेगा, क्योंकि उसमें दोनों आता है। तो घनत्व आपका
अपरिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, और वॉल्यूम तो चेंज कर जाएगा, वॉल्यूम चेंज करेगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा, चेंज कौन नहीं करेगा, घनत्व नहीं करेगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो तारा और सूर्य में क्या होता है बेटा, तो तारा में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, या नाभिकीय संलयन की क्रिया होते, छोटे छोटे न्यूक्लियाई जो होते हैं, मैंने सूर्य में बताया था ना कि हाइड्रोजन छोटे छोटे जो होते हैं वो आपस में, हाइड्रोजन के छोटे छोटे नाभिक आपस में संयोजित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है जो हीलियम का नाभिक आता है, और उसमें लार्ज अमाउंट में क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है, वही सूर्य हम लोग को देता है। तो कौन सा क्रिया होगा, तो नाभिकीय संलयन का क्रिया होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होंगे, स्टार में और सन में होते हैं। किसी मनुष्य, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तब चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। तो आप जानते हैं चंद्रमा पर कितना गुना हो जाएगा, 1/6 गुना बेटा भार हो जाएगा, मास नहीं, वेट होता है। तो कितना न्यूटन, तो 100 न्यूटन हो जाएगा। कहाँ, चंद्रमा पर आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समान वैद्युत उपकरणों के लिए फ्यूज में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। समान वैद्युत उपकरण है, उसमें जो फ्यूज लगाया जाता है, फ्यूज मतलब क्या, ऐसा तार जो बचाने का काम करे, रहता है ना बोर्ड में लगा हुआ फ्यूज। तो कहता है कि तार क्या होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। दूसरा कहता है कि तार क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। तार बिल्कुल पतला होना चाहिए बेटा। आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। तार आपको क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए, और उसका गलनांक जो होना चाहिए वो गलनांक आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नहीं निम्न गलनांक होना चाहिए। अब मान लो कि गलनांक ज़्यादा होगा, यू फ्यूज का तार का गलनांक कम होगा तब ना वोल्टेज ज़्यादा आएगा, तो पहले ही जल जाएगा। नहीं तो पूरे घर में जो तार लगाए हुए उसका गलनांक कम कर दो, आप फ्यूज वाला का ज़्यादा कर दो, तो पूरा घर का सब चीज़ जल जाएगा, फ्यूज तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, गलनांक कम होना चाहिए और पतला होना चाहिए। तो 2 और 3 कौन सा ऑप्शन होगा, 2 और 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये और ये दोनों आपका क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि ध्वनि तरंगे है। तो बेटा हमने प्रकाश तरंगे का भी चर्चा किया था, अनुदैर्घ्य का, प्रकाश तरंग का भी चर्चा किए थे, और ध्वनि तरंग का भी। तो ध्वनि तरंग हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जिसको लंबवत बोलते हैं। तो ध्वनि तरंग हमारा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, जबकि प्रकाश तरंग जो होता है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल प्लस लैटिट्यूडनल दोनों होता है, जिसको ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, त्रियक बोल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि रॉकेट निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट का सिद्धांत होता है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट हमारा काम करता है। कैसे वो हम बताते हैं। चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया गया है, चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया गया है, हाल फिलहाल में लॉन्च किया गया है। तो जैसे ही रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो हमारा जो संवेग का नियम कहता है, बंदूक से गोली निकलता है, न्यूटन का दूसरा नियम जो कह रहा था, कहता है, या तीसरा नियम भी लगा सकता है, तो जिस गति से धुआं नीचे की ओर भागता है उसका, उसी गति से, उसी स्पीड से रॉकेट क्या ऊपर की ओर भागता है। तो लॉन्च किया है उस समय तुम गौर से देखना कि जिस गति से रॉकेट ऊपर गया होगा ना, उसी गति से उसका धुआं नीचे आया होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी क्या, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर रॉकेट हमारा कार्य करता है। क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो सूर्य बेटा, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन है, पृथ्वी के सबसे नजदीक आपका सूर्य है। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई आता है तो मैंने एक बताया था आपको किसके विषय में, एक ग्रह है जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं, याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद उसका नंबर आता है। नेक्स्ट कहता है कि डायोड, डायोड का नाम सुना होगा, प्रयुक्ति है जो धारा को क्या करता है। डायोड एक ऐसा प्रयुक्ति है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है। धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो यानी डायरेक्ट करेंट। डायरेक्ट करेंट मैंने बताया था कि आपका डायोडवा जो होता है बड़ा छोटा सा चीज होता है, साइकिल में भी उसको क्या करते हैं, लगा देते हैं और रिम में सटा देते थे। आप पहले जो साइकिल उड़ाते थे आगे बल जड़ता था, वो इसी के कारण होता था। तो वो क्या करता है, धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देता है जो डायरेक्ट करंट। बाद में हमने कुछ
संशोधन किया, मैंने वहाँ पर बताया भी था कि एक आता है आर्टिफिशियल, ठीक है, उसको लगा के एसी से डीसी में, डीसी से एसी में बदल दिए, क्योंकि एसी करंट जो होता है वो डीसी के कंपैरिजन में बहुत बेस्ट होता है। वो हम पढ़ाएंगे तो एक एक चीज़ सिखाएंगे, घबराओ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है कि श्रय, श्रव मतलब क्या, सुनने वाला, सुनने परसड में ध्वनि तरंग क्या होता है, तो हम किस किस प्रकार के ध्वनि को सुन सकते हैं, तो जिसका आवृत्ति, वैसे ध्वनि तरंग जिसका आवृत्ति 20 से लेके 20,000 हर्ज के बीच होगा उसको सुनेंगे। 20 हर्ज से कम वाला को नहीं सुन सकते हैं और 20,000 हर्ज से ज़्यादा वाला को नहीं सुन सकते हैं। तो आपका कौन ऑप्शन होगा, तो 20 से लेके 20,000 हर्ज के बीच वाला ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन बेटा हम एक्सप्लेन करके समझा के बता रहे हैं। ये मत सोचिएगा कि सर केवल बोल रहे हैं लिख नहीं रहे हैं, लेकिन आपको बोल बोल के सारा चीज़ समझा रहे हैं, क्योंकि लिखने का वक्त नहीं रहा। सीधा परीक्षा में लिखेगा, सीधा परीक्षा में लिखेगा, दिमाग में लोड करेगा। लिख पढ़ के तो बहुत कुछ सिखाए हैं तुम लोग को, एक एक चीज़ सिखा चुके हैं। नेक्स्ट कहता है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था। जो आपका इलेक्ट्रिक करंट होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड पाए जाते हैं, जो आपके वैद्युत धारा होता है उसमें आपको चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। मैग्नेटिक इफेक्ट, वो मैग्नेटिक इफेक्ट सबसे पहले कौन बताया था, तो ऑस्टेड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो ऑस्टेड के द्वारा सबसे पहले बताया गया था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो बेटा एक्सरे का आविष्कार जो है रॉन्गस्टर ने किया था। किसने किया था, रॉन्गस्टर ने, मार्कोनी नहीं, ये नहीं, रॉन्गस्टर ने किया था। नेक्स्ट कहता है कि यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर 2 डायोप्टर हो, बेटा पावर कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो पूछ रहा है उसका फोकस दूरी, तो P बराबर क्या होता है 1/f, जानते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो 100/P हो जाएगा, किस में, सेंटीमीटर में। आपको आंसर सेंटीमीटर में है तो ये 100 हो जाएगा बट्टा 2 सेंटीमीटर। अब इसको काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकल लेंस कितने हो जाएंगे, 50 सेंटीमीटर। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज तो रिवीजन करवाना था, इसलिए उसी टाइप का क्वेश्चन लाए हैं। आगे आएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, शुरू से लास्ट तक बेटा बने रहिए, इसको बीट नहीं कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसको बिल्कुल नहीं बीट करना है, पूरा सिलेबस रिवाइज करवा देंगे हम आपका। क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र होता है। भौतिक राशि का समान विमीय सूत्र, जैसे हमने फोर्स का आपको बताया था कि मास गुने एक्सेलरेशन होता है। मास को वेलोसिटी बट्टा टाइम लिख देते हैं, मास हो गया मास बट्टा टाइम। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम लिख सकते हैं। तो मास का m लिख देंगे, मास का क्या लिख देंगे m, डिस्प्लेसमेंट का l और t का -2, तो ml t-2, यही आपका विमीय सूत्र होता है। तो किसका होगा, तो बल और दाब का। दाब भी बेटा एक प्रकार का बल ही होता है और बल भी एक प्रकार का बल ही होता है। तो फोर्स का भी यही होगा और प्रेशर का भी क्या होगा, यही हो जाएगा। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्या कहता है, चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि बात को सुनने के लिए, आवाज़ को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए या आवाज़ को जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मटेरियल मीडियम की आवश्यकता होती है। तो आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह तब जाएगा जब हवा होगा, हवा ही ढोकर उसके कण ले जाते हैं, और चंद्रमा पर ही नहीं पाया जाता है, इसलिए आवाज नहीं जाता है। चंद्रमा पर क्या है, वायुमंडल है, ये नहीं है, तो इसीलिए उस पर क्या होता है, आवाज एक दूसरे का व्यक्ति नहीं सुन पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रह्मांड परिसर में, अभी हम चला रहे हैं, ब्रह्मास्त्र चला रहे हैं, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया, तो मैंने बिग बैंग थ्योरी बताया था, मैंने सैल्यूट भी मारा था बेटा, उस समय भी समझाए थे कि बिग बैंग थ्योरी है। उसी समय बताया था कि ब्रह्मांड में आने वाले समय में दिन प्रतिदिन एक दूसरे से जितने भी एस्टेरॉइड्स है और
और जितने भी हेवनली बॉडीज है वो एक दूसरे से हमेशा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा ये ब्रह्मांड फैलते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? फैलते जा रहा है। तो इसको सबसे पहले सर्वप्रथम किसने बताया था? तो इसको आपको एडविन हब्बल ने सबसे पहले इसको बताया था। किस थ्योरी से? तो बिग बैंग थ्योरी। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। क्या कहता है कि लोहे की कील पारे में, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है? पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? अब कहता है कि मरकरी में लोहा के कील को डालता है, जो लोहा का कांटी होता है उसको मरकरी में डालिएगा तो वो तैरना शुरू कर देगा, ठीक है, और पानी में डालिएगा तो डूब जाएगा। ये काहे होगा भाई? तो कोई भी चीज किस में काहे घूमता है? पानी में बर्फ तैरता है। काहे तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज्यादा होता है। जैसे ही वैसे सब्सटेंस जिसका घनत्व ज्यादा होगा उसको कम डेंसिटी वाले या कम घनत्व वाले में डाल दीजिएगा, तब वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। और कम घनत्व वाले सब्सटेंस को अधिक घनत्व वाले में डालिएगा तब वो तैरना शुरू कर देगा। इससे ये पता चल रहा है कि लोहा का घनत्व जो होगा वो पारे के घनत्व से कम होगा, इसीलिए लोहा का कांटी जो है वो मरकरी में तैर रहा है, और पानी के घनत्व से लोहा का घनत्व ज्यादा है इसीलिए उसमें डूब गया है। तो कहता है कि लोहे का घनत्व पानी से अधिक और पारे से कम। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ग्रीष्म काल में, गर्मी के दिनों में हमें सफ़ेद धारण करने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाता है? क्योंकि बेटा सफ़ेद वस्त्र जो होता है वो आपको टेम्परेचर को कम अवशोषित करता है। काला रंग जो होता है वो तापमान को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि गर्मी के समय छत्ता लेके काहे जाते हैं? तो काला रंग बेटा परछाई बनाता है, तो एक तो छत्ता आपको परछाई देता है, नंबर 1 चीज़। दूसरा, जितना सूरज का प्रकाश आ रहा है उसको छाता एब्जॉर्ब कर लेता है। तो छाता न करता है, लेकिन छाता और हमारे बीच में हवा होता है जो उसका इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है, जो उस गर्मी को हम तक नहीं आने देता है। तो क्या है होता है? तो ये सफ़ेद कलर का वस्त्र जो होता है वो आपको ताप को कम अवशोषित करता है, इसलिए गर्मी के समय में हम लोग सफ़ेद कलर के कपड़ा अधिक पहनते हैं। अब कहता है कि इंद्रधनुष यानी रेनबो। इंद्रधनुष का मतलब क्या बेटा? रेनबो। ये बरसात होने के बाद जो सूरज निकलता है उसी समय बनता है। किसके कारण बनता है? तो 2 कारण है बेटा। इसके परावर्तन भी हो सकते हैं और अपवर्तन भी हो सकते हैं। ये दोनों कारणों के द्वारा हमारा इंद्रधनुष का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और करंट का मात्रा क्या होता है? तो एम्पियर होता है। कूलम किसका होता है? तो आवेश का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो प्लामीमीटर, हाइड्रोमीटर तो प्रेशर मापता है, बैरोमीटर भी नहीं होगा। आपका कौन सा? तो अल्टीमीटर का इस्तेमाल हाइट मापने के लिए करते हैं, ऊंचाई को मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि समस्थानिक गुण किसमें पाए जाते हैं? बेटा समस्थानिक यानी समान परमाणु संख्या और भिन्न क्या? परमाणु भार। ये किसका होता है? एटम का नहीं होता है। किसका? एटम का होता है, अणु का होता है, यौगिक का नहीं। किसका? एलिमेंट का होता है, तत्व का होता है। तो समस्थानिक गुण किसमें पाए जाएंगे? तो तत्व में पाए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बेटा सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। सबसे छोटा ग्रह हमारा क्या है? बुध। जो बुध है, जो सूर्य के सबसे करीब ग्रह जो होता है वो आपको बुध ही होता है, और सबसे दूर पर जो ग्रह पाया जाता है वो आपको वरुण पाया जाता है। और एक ही मात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर लाइफ सस्टेन करता है, ठीक है। और लाल ग्रह जो हमारा होता है वो आपको मंगल ग्रह होता है। मार्स जो होता है वो लाल ग्रह होता है, ठीक है। ये सब समझ में आना चाहिए। सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो जुपिटर यानी बृहस्पति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कहता है कि रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्टर को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए, यानी कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड कर लिए और रिकॉर्ड करने के बाद उसको डिक्टेट कर दिए और उसके बाद फिर से उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो उसमें हम लोग बेटा
डिक्टाफोन का प्रयोग करते हैं। किसका? डिक्टाफोन का प्रयोग करते हैं कि कोई भी चीज़ रिकॉर्ड कर लिए, यानी आप बोले, जैसे मैं बोल रहा हूं तो कैमरा आपका रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्ड करने के बाद उसको डिक्टेशन कर देता है, डिक्टेट कर देता है, अपने शब्दों अपने चीज़ में उसको एडजस्ट कर लेता है और उसके बाद जैसे हम चाहे उसको फिर से रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो काम आपको डिक्टाफोन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो बेटा इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था और गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज आपका जेम्स चैडविक ने किया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा, कहता है कि थर्मोस्टेट, नाम से ही क्लियर है बेटा, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का मतलब क्या होता है सो देखिएगा। थर्मो का मतलब ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक वर्ड आपका थर्मो है और दूसरा वर्ड आपका क्या दिया हुआ है? तो दूसरा वर्ड बेटा आपका स्टेट दिया हुआ है। दूसरा वर्ड क्या है? तो स्टेट है। दूसरा वर्ड आपका स्टेट दिया हुआ है, ठीक है। तो स्टेट का मतलब होता है स्टैटिक। स्टेट का क्या मतलब होता है? स्टैटिक मच्छर है कहीं क्या? स्टेट का क्या मतलब होता है? तो स्टैटिक। स्टेट का मतलब होगा स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या? स्थिर। स्टैटिक मतलब क्या? स्थिर, स्थिर होगा। और थर्मो का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मो का मतलब हीट या टेम्परेचर, हीट या टेम्परेचर। कहता है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है? तो थर्मोस्टेट का प्रयोजन है कि टेम्परेचर को क्या करता है? स्थिर करके रखता है। टेम्परेचर को क्या करता है? स्थिर करके रखने का काम कौन करता है? थर्मोस्टेट करता है। ये भी समझ में आ गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर का वजन, शरीर का वजन सबसे अधिक पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है। बिल्कुल सही चीज़ है। ध्रुवों पर, ध्रुव पर जो होता है, इक्वेटर पर पृथ्वी का मास जो होगा वो आपको सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा, क्योंकि बल वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। अब कहता है कि आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली तार की प्रयोग किए जाने वाली तार किस पदार्थ से बना होता है? तो बेटा टीन से बना होता है। टीन मतलब एसएन से बना होगा और शीशा मतलब पीबी से बना होगा। मुख्य रूप से जो आपका फ्यूज में तार इस्तेमाल किया जाता है वो टीन और शीशे से बना होता है। टीन और पीबी का बना हुआ जो मिश्र धातु होगा उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग टंगस्टन भी बोलते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है जब प्रकाश जाता है। तो प्रकाश कहाँ जाएगा भाई? टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन कब होगा? मैंने आपको बताया था कि ये आपका डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये आपका यानी प्रकाश जब रेयरर मीडियम से डेंसर से रेयरर में जाएगा, किस में जाएगा? डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगा। किस मीडियम से? तो मान लीजिए हमने प्रकाश को यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका रेयरर, ये आपका कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये आपका कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम है। लाइट यहाँ पर ये नॉर्मल डाल दीजिए। अब मैं दिखाता हूँ, उसको गौर से देखिए तो समझ में आएगा। यहाँ से ये लाइट गया, ये नॉर्मल से दूर भागेगा, जाना ऐसे चाहिए था, भाग जाएगा ऐसे, फिर ऐसे ले जाइएगा तो ऐसे आ जाएगा, फिर ऐसे ले जाइएगा तो ऐसे आ जाएगा, इससे जब बढ़ाइएगा ना तो इसी में आ जाएगा। तो लाइट कब? रेयरर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयरर में जाएगा तब। तो डेंसर से रेयरर मीडियम कौन है? तो हीरे से जब कांच में जाएगा। हीरा आपका डेंसर मीडियम है और कांच आपका रेयरर मीडियम है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा। वायु आपका रेयरर है, ये डेंसर है, रेयरर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर टू रेयरर। ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा जब लाइट, आपका लाइट जो होगा वो प्रकाश कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा? तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जाएगा, डेंसर से रेयरर की ओर जाएगा तभी होगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि त्वरित चालक, त्वरित चालक के आविष्कारक कौन है? तो त्वरित चालक के आविष्कारक आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन है। क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे वो त्वरित चालक का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पारसेक किसका इकाई है? तो बेटा हाल ही फिलहाल में आपको पारसेक बताए हैं कि पारसेक बेटा समय का इकाई होता है। किसका इकाई होता है? तो वो टाइम का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंज का नियम हमने पढ़ाया है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक होता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के लिए, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के लिए लेंज का संवेग जो होता है वो क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम
होता है जब लिफ्ट यानी प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा। यानी कब? जब आप नीचे की ओर आइएगा तब। और जब नीचे से ऊपर की ओर जाइएगा तो वास्तविक भार से प्रत्यक्ष भार बढ़ेगा, और जब ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो कमेगा। तो ये कब का होगा? तो जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम जाएगा, और जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए। क्या कहता है कि स्कूटर के आविष्कारक कौन है? स्कूटर को किसने खोजा था? तो बेटा फार्मी ने खोजा था। किसमें खोजा था? फार्मी ने स्कूटर का खोज किया था या आविष्कार किया था। अब क्या कहता है कि ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, यानी एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट, उसको क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आइसोटॉप्स। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा तो आइसो बार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं की या का समान होता है। क्या कहता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से, जब किसी भी वस्तु को ऐसे करके डायरेक्ट कहीं से हम छोड़ देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है, अपने मन से कुछ उसको न बढ़ाते और घटाते हैं, तो उसका एक्सेलरेशन वगैरह क्या होता है? हमेशा समान होता है। त्वरण उसका क्या होगा? बिल्कुल समान होगा। जीरो वेलोसिटी से जब स्वतंत्र रूप से ये कलम है, इसको हम ऐसे सीधे यहाँ से छोड़ दे तो ये समान त्वरण से नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, न बढ़ेगा और न ही घटेगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 144 नंबर चल रहा है बेटा, 100 से चलना शुरू किए थे। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो पृथ्वी पर चांद के सतह से लाया जाएगा तो चांद के सतह से 6 गुना भार उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वही कहानी होगा, इसका भार बदल जाएगा। कितना? तो 6 गुना। वहां जाएगा तो 6 गुना घट जाता है, यहाँ आएगा तो 6 गुना बढ़ जाएगा। यहाँ आएगा तो क्या होगा? 6 गुना बढ़ जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, तारों व आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? तारा या आकाश गंगा का जो व्यास होगा वो बेटा बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो उसको मापने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी दूरी होती है, इसको मापने के लिए हम लोग इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है कि तांबा यानी कॉपर मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉपर को मुख्य रूप से विद्युत चालक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि इसका रेसिस्टेंस जो होगा विद्युत क्या बोलते हैं? विद्युत प्रतिरोधकता कम होगा, यानी रेसिस्टेंस जो होंगे इसका प्रतिरोधकता जो होगा वो बहुत कम होगा। इसलिए कॉपर का इस्तेमाल हम लोग किस में करेंगे? कंडक्टर के रूप में करेंगे, यानी चालक के रूप में हम लोग इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश है? कौन सी अदिश है यानी कौन सा बेटा स्केलर क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहा जाता है? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होते हैं, डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो ये बेटा आपका स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपको अदिश है, ये आपको सदिश है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी आपको सदिश है, और ये भी आपका क्या दिया हुआ है? तो ये तो होगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखिए क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था बेटा कि ट्रांसफार्मर हमारा एक प्रकार का वोल्ट स्टेपलाइजर होता है। बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि एक प्रकार का स्टेपलाइजर होता है। स्टेप डाउन स्टेपलाइजर जो 11,000 और 33,000 करंट भेजा जाता है उसको 211,000 को क्या करता है? 220 में कन्वर्ट करता है, उसको करंट को या वोल्टेज को कम करता है। तो ये क्या करेगा? एसी वोल्टेज को घटाने का काम करता है। क्या करता है? अल्टरनेटिव करंट जो होता है उसको घटाने और बढ़ाने, यानी स्टेपलाइजर कान उठेगा तो घटे और बढ़ेगा, वोल्टेज घटाने बढ़ाने का काम करता है। कहता है कि ब्लैक होल के बारे में आप नाम सुने होंगे। ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी?
तो एस चंद्रशेखर ने सर्वप्रथम जानकारी दी थी। ब्लैक होल जो होता है उसके विषय में कौन बताया था, तो सबसे पहले आपको एस चंद्रशेखर ने बताया था। अब कहता है कि अवक्षय ध्वनि यानी वैसा प्रकाश जिसको हम, या वैसा तरंग जिसके अवक्षय तरंग की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए, तो यानी इंफ्रासोनिक जो होगा वो आपका कितना होगा, तो 20 हर्ट्ज से कम होगा। और इससे ज़्यादा जब हो जाएगा 20 से 20,000 हम लोग सुन पाते हैं, और 20 से कम वाला को नहीं सुनते हैं 20,000 के ज़्यादा, तो ये इंफ्रा हो जाएगा, वो अल्ट्रा हो जाएगा। ये आपका ऑडिएबल साउंड हो जाएगा, ये ऑडिएबल हो जाएगा, वो इंफ्रासोनिक हो जाएगा, ये अल्ट्रासोनिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कहता है कि उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है। उचित रीति यानी जब ढंग से आप हीरे को काटते हैं तो वहाँ पर कहता है कि उसका चमक जो होता है वो असाधारण होता है, बहुत अधिक चमकता है। ऐसा क्यों होता है, तो उसका आवर्तांक जो होते हैं उसका क्या होता है, उसका अति उच्च आवर्तांक सूचकांक के कारण वो बहुत ज़्यादा चमकना शुरू कर देता है। कौन, हीरा। वैसे भी चमकता है। कहता है कितना तापमान होने पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों समान हो जाएगा, यानी कौन किस टेम्परेचर पर सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, तो ये आपको बेटा बताने की आवश्यकता नहीं। -40 डिग्री पर, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, तो -40 डिग्री सेल्सियस लेके फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का जो फार्मूला है वहाँ डाल के चेक करके भी आप देख सकते हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन कई बार करवा चुका है। अब कहता है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल फट जाता है, बिल्कुल फट जाएगा। आप देखते होंगे कि कंपनी का कोल्ड ड्रिंक्स या कंपनी जो पानी बिस्लेरी का आता है, इक्को का पानी आता है, बहुत सारे कंपनी के जो पानी आते हैं, रेल नीड आता है, वो बेटा कंठ तक नहीं भरता है। हम भी कंठ तक पानी नहीं पीते हैं, वो डब्बा जो होता है उसमें थोड़ा नीचे तक रखता है, क्योंकि फ्रिज में ठंडा करके बेचता है। और बहुत ज़्यादा ठंडा कर दीजिएगा, जब बर्फ़ बनेगा तो बर्फ़ जो होता है वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। आयतन जब बढ़ जाएगा और स्पेस पहले से पूरा भरा हुआ रहेगा तो जाएगा कहाँ, बोतल को फाड़ देगा। बोतल को क्या कर देगा, फाड़ देगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो पानी जमने पर फैलता है, यानी उसका आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए बोतल फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोधकता R बराबर रो L अपॉन A आप लोग पढ़े थे, ठीक है, हम लोग ये भी पढ़े हैं। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, तो R हो जाएगा, A हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, RLA। और आरिया R तो आपका R हो गया, आरिया को L को क्या लिख सकता है, L गुने B यानी L² मान लेते हैं, बट्टा L मान लेते हैं, L से L कट गया। रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया, तो ये ओम हो गया। लेंथ का क्या हो गया, तो मीटर हो गया, तो ओम मीटर हो गया। तो रो आपका क्या है, यही आपका विशिष्ट चालकत्व है, जो स्पेशल रेसिस्टेंस को ही रेसिस्टिविटी यानी चालकता या विशिष्ट चालक कहा जाता है। इसको हम लोग रो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रो पढ़ते हैं। और यही आपको पूछ रहा था कि विशिष्ट चालक का एसआई मात्रक क्या है, तो बेटा ओम मीटर। कैसे आया मैं आपको समझा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सो देखिए, कहता है कि नोबल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम पर शुरू हुआ, इन्होंने किसकी खोज की। नोबल पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार है बेटा, और उसको अल्फ्रेड नोबल के नाम से ही नोबल पुरस्कार को दिया। जैसे हमारे देश में आपको APJ अब्दुल कलाम के नाम से पुरस्कार दिया जाता है, राजीव गांधी के नाम से पहले दिया जाता था। तो ऐसे आपको जो पुरस्कार सब दिए जाते हैं, तो वही पूछ रहा था कि वो किसका खोज किए, कुछ अच्छा काम किए होंगे। तो उन्होंने बेटा डायनामाइट को खोजा था। किसको खोजा था, अल्फ्रेड नोबल जो थे वो आपको डायनामाइट का खोज किए थे, और उसी के उपलक्ष्य में, उसी के नाम के उपाधि में हम लोगों को नोबल पुरस्कार, इन्हीं के नाम के रिस्पेक्ट में आपको नोबल पुरस्कार बना, जो अभी दिया जाता है। और इन्होंने खोजा किसको था, तो डायनामाइट को। क्या कहता है, मानव आँख, हमारा आँख जो होता है उसके रेटिना पर कैसा इमेज बनता है, तो बेटा बिल्कुल इमेज कैसा बनता है, जैसा आपका आईना में बनता है। आपका आईना में यानी रियल इमेज बनेगा, स्क्रीन पर जो बनता है रियल और उल्टा हमारे रेटिना पर जो इमेज बनता है वो आपको वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। कैसा इमेज बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
कहता है ग्रहों की गति का नियम, ग्रह जो चक्कर लगाता है वह किस नियम को प्रतिपादित करता है? कैपलर लॉ को। ग्रह जो आपको एक दूसरे के प्रति चक्कर लगाते हैं वह किस नियम से लगाते हैं? तो कैपलर के सिद्धांत और कैपलर के नियम के आधार पर एक ग्रह दूसरे ग्रह के चारों ओर या दूसरा ग्रह कोई भी ग्रह एक दूसरे के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वह इसी सिद्धांत पर लगाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही किसके कारण बाहर निकल जाता है? तो बेटा बाहर जब निकलेगा तो वायु दाब कम हो जाता है। आप प्लेन से जब यात्रा करते हैं तो वायु का वहाँ का जो एयर होता है उसका प्रेशर कम जाता है। जब प्रेशर कम जाएगा तो आप इंक कलम लेके जाइएगा तो उसका इंक भभक जाएगा, वो आपका इंक गिर जाएगा। किसके कारण? तो वायु दाब में कमी होने के कारण, यानी आपको एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाने के कारण, एयर का प्रेशर कम होने के कारण ऐसा होता है। अब कहता है कि नाभिकीय रिएक्टर जो होता है में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? आपको नियंत्रित आपको नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय अभिक्रिया होते रहता है, जिसके कारण वहां पर आपको क्या होता है कि नियंत्रित यानी अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित आपका नाभिकीय विखंडन क्रियाएं होती रहती है, जिससे आपको उससे हमेशा ऊर्जा निकलते रहता है। तो नियंत्रित को क्या होगा? विखंडन द्वारा आपको कंटिन्यू एनर्जी निकलते रहता है। अब कहता है कि न्यूनतम संभव ताप कितना होना चाहिए? सबसे न्यूनतम तो बेटा कितना होगा? तो सबसे न्यूनतम ताप आपको -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस सबसे न्यूनतम ताप आपको हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कि लूमेन क्या है? तो लूमेन का मतलब होता है बेटा एक ऐसा बॉडी जिसके पास खुद का लाइट हो। लाइट प्रोड्यूस करने वाला बॉडी जो होता है उसी को लूमिनियस बॉडी कहा जाता है। ठीक है। नॉन लूमिनियस बॉडी जैसे लाइट, लूमिनियस बॉडी कौन होगा? जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये हमारा बल्ब हो गया, ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये सब लूमिनियस बॉडी है, कहीं से ले ले लाइट, लेकिन जब वो चमकता है तो उसी को लूमिनियस बोलते हैं। लाइट उसके पास होना चाहिए, वो लुमिनियस होता है, नहीं तो नॉन लुमिनियस होता है। तो ज्योति फ्लक्स वाला जितना भी बॉडी होता है जहाँ से प्रकाश निकलते हैं वही बॉडी आपका लुमिनियस कहलाता है। ठीक है। अब कहता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो आकाश बेटा काला है, अंतरिक्ष पे जाइएगा तो आपको भी काला दिखाई देगा, क्योंकि जैसे ही आप अंतरिक्ष में पहुंचिएगा तो आप भी अंतरिक्ष यात्री हो जाइएगा। ठीक है। तो आपको भी कैसा दिखाई देगा? काला। यहाँ से दिखाई देता है ब्लू, क्यों दिखाई देता है? मैंने कई एक बार आपको पढ़ाया है। तो कैसा रंग होता है? तो काला रंग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपिक निम्न में से किस पर आधारित है? पेट या आंत का टेस्ट जब करते हैं हम लोग तो वहां पर कैमरा का एक्सरे निकाला जाता है, जैसे आपके बॉडी का होता है। तो क्वेश्चन है, कहता है कि पेट अथवा, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक आपका एंडोस्कोपिक निम्न में से किस पर आधारित है? बेटा पेट में जैसे बाहर से हम लोग एक्सरे निकालते हैं वैसे ही पेट के अंदर जब प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको मुंह के अंदर से पाइप डाला जाता है और पाइप में वो आपको लाइट को गुजारा जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की मदद से आपके पेट के अंदर का जितना भी ऑर्गन्स है सबका एक्सरे निकाल दिया जाता है और उसको घुमा घुमा के देखते रहता है। तो वो किसकी मदद से होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन की मदद से होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन आज का क्या है, क्या कहता है कि आपस में, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो आपको क्या कह रहा है कि आपस में, क्या था क्वेश्चन? आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है। क्या कहता है? आपस में जुड़ी जो आवेशित वस्तु है, क्या कहता है कि दो वस्तु है और दोनों के पास आवेश है, दोनों के पास चार्ज है, लेकिन विद्युत धारा आपको
नहीं बहेगा। कब नहीं बहेगा? तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक बाल्टी या दूसरा बाल्टी है, दोनों बाल्टी में पानी भरा हुआ है, लेकिन न पानी इधर से इधर जा रहा है और न पानी इधर से इधर आ रहा है। इसका मतलब क्या? दोनों में समान लेवल में क्या है? आपका पानी रखा गया है, तो वहां पानी का हाइट समान है। तो यहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाता है, उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना जरूरी है। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उधर से करंट फ्लो करेगा, और जिसका पोटेंशियल विभव कम होगा उधर करंट आएगा। तो दो आवेशित वस्तु है, जैसे मान लो कोई बॉडी ए है और यहाँ कोई बॉडी बी है, और दोनों आवेशित वस्तु को किसी तार से जोड़ दो, तो करंट आपको आई करंट है, जो न इधर से इधर जा रहा है और इधर भी आई करंट है, न यानी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका सेम है, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या है? बराबर है। यानी एक समान विभव जब होगा तब ऐसी स्थिति आएगी। अगर मान लो कि इसका विभव ज़्यादा होता, इसका कम होता, तो करंट इधर से इधर आना शुरू कर देता। नेक्स्ट क्या कहता है? पानी का घनत्व, पानी का घनत्व निम्न अधिकतम होता है किस तापमान पर बेटा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है। ऐसे क्वेश्चंस हम कई एक बार आपको करवा चुके हैं कि पानी का घनत्व जो होता है वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा होता है। पानी का घनत्व जो होगा वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको बहुत ज़्यादा होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी का घनत्व क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, 4 से कम पर भी कम जाएगा और उस पर भी आपको कम ही जाएगा। वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बूंद आपका वर्षा का बूंद जो होता है या वाटर जो होते हैं, वो आपको उसका शेप जो होता है वो एक दूसरे से चिपका हुआ होता है। वो बेटा किसके कारण? तो सरफेस टेंशन के कारण। तो वर्षा का बूंद जो गोल होता है वो आपको किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। सरफेस टेंशन के कारण वो क्या होता है? तो वो आपको गोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है वो देखिएगा। कहता है कि रेड प्लेनेट यानी लाल, हमने पहले भी अभी बोला था कि किसके लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? तो बेटा मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह बोलते हैं। वहाँ का मिट्टी उट्टी भी क्या है? तो लाल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सो देखिएगा। कहता है किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होता है? तो किसके कारण होगा? अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण। जो छड़ को हम डालेंगे तो देखेंगे हम कहाँ से? तो पानी में अंदर से देखेंगे नहीं, अंदर से दुखिएगा तो मुड़ा हुआ नहीं। आप पूरे आंखें को अंदर इसे डुबा लेगा, उसके नज़दीक ले जाएगा तब आपको मुड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन बाहर से देखिएगा तो हवा हमारा रेयर मीडियम है, ठीक है, और पानी हमारा डेंसर मीडियम है, घना माध्यम है। तो उसमें जब जाएगा तो एक मीडियम से प्रकाश जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड भी चेंज कर जाता है, दिशा भी चेंज कर जाता है, तो वो आपको टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो किसके कारण? तो रिफ्रैक्शन के कारण यानी अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रडार के आविष्कारक, मैंने रडार और सोनार दोनों के विषय में पढ़ाया। तो रडार का आविष्कारक कौन था? तो टेलर और यंग दोनों मिलकर किसको खोजे थे? रडार को आविष्कार डिस्कवर करने का काम किए थे। नेक्स्ट कहता है कि समुद्र किसके कारण नीला प्रतीत होता है? तो समुद्र किसके कारण? तो आकाश के परावर्तन और जल के कणों द्वारा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, यानी दो चीज, जो आपका आकाश का परावर्तन होता है उसके कारण, और जल के कण के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्केटरिंग ऑफ लाइट को जो जल का कण स्केटर करता है सो, और दूसरा वहाँ से जो निकलता है वेवलेंथ आपका, ठीक है, यानी स्केटर्ड कर देता है पार्टिकल्स को, तो वहाँ से जो रे निकलता है स्मॉलर वेवलेंथ का वो आपका ब्लू कलर का होता है। इसीलिए नीला आपको समुद्र दिखाई देता है, समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। कहता है जब 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला क्या त्वरण क्या होगा? तो F बराबर क्या होता है बेटा? मास गुने एक्सेलरेशन होगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा? F बट्टा m हो जाएगा। F आपको 5 न्यूटन दिया हुआ, ये 2 दिया हुआ, तो 2.5 क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिएगा। पृथ्वी के
गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? सबसे नजदीक होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है उसका कितना भाग होगा? तो 1/6 भाग। ये तो आप जानते ही हैं गुरुत्वाकर्षण का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहता है कि सूर्य की किरणें की तीव्रता उपकरण को क्या कहा जाता है? सूर्य का किरण का तीव्रता उपकरण जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो क्रेस्कोग्राफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रेस्कोग्राफ। यानी सूर्य का जो किरण होता है, जो लाइट यानी सनलाइट होता है, उसके इंटेंसिटी को जो मापने के लिए जो उपकरण हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो क्रेस्टोग्राफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का निम्न में से कौन सा कारण है? वायुमंडल में प्रकाश जो विसरित होता है उसका कौन सा कारण है बेटा? तो वायुमंडल में क्या पाया जाता है? वायु पाया जाता है। और वायु पाया जाएगा तो वायु से जब प्रकाश पास करेगा तो वायु से टकराएगा तो उसको स्कैटर्ड कर देगा, तो उसके कारण विसरित हो जाता है। क्या हो जाता है? वो आपको टूटकर रास्ता भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किसी पारदर्शी यानी अपारदर्शी वस्तु, यानी उससे लाइट पास न करे ऑपेक सब्सटेंस, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या करता है? अवशोषित करता है कि रिफ्लेक्ट करता है। अब मान लो कि हम किसी चीज पर दिखा रहे हैं लाइट, तो लाइट दिखा रहे हैं तो जो लाइट वहां से टकरा कर आके हमारे आंख में जाएगा वही चीज हमको दिखेगा ना। तो काला आदमी है, हम लाइट ऐसे दिखाएंगे तो वो क्या करेगा? उसके सतह पर जाएगा और वहां से वो सारा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारे आंख में कोई लाइट जाएगा? नहीं जाएगा, तो दिखाइए नहीं देगा हमको। अगर जाएगा और लाइट वहां से परावर्तित हो जाएगा और परावर्तित किरण हमारे आंख में जाएगा तो जिस रंग का जाएगा वैसा ही हमको दिखाई देगा। तो क्या? किसके कारण? परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। क्योंकि क्या होता है? वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। जहां गुरुत्वाकर्षण होगा वहां ना रोकेगा। हमारे यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो ऐसे मारेंगे आदमी को फुटबॉल की तरह तो दिल्ली चला जाएगा। नहीं, हंसना, उठना, बैठना, रोना, सोना सब दुर्लभ हो जाएगा। नहीं, तो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में वहां बहुत क्या होता है? बिल्कुल 9 के बराबर होता है, बहुत कम होता है। इसीलिए वहां ज्यादा छलांग लगा लेता है आदमी। क्या कहता है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? जो ध्वनि स्रोत है, यानी ध्वनि स्रोत जिससे ध्वनि निकलता है, उसके आवृत्ति, उसके फ्रीक्वेंसी में तो उतार चढ़ाव होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बेटा डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। तो ध्वनि यानी किसी वस्तु से आवाज निकलता है, उसका फ्रीक्वेंसी जो ऊपर नीचे होता है वो किसके कारण होता है? तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है हम 180 के करीब जा रहे हैं बेटा। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? पृथ्वी या जितने भी ग्रह है वो सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसको सबसे पहले बताने का काम और सिद्ध करने का काम, प्रमाणित करने का काम, प्रूव करने का काम कौन किया था? तो कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी हो या जो भी ग्रह हो वह सूर्य के चारों ओर हमेशा चक्कर लगाते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है? तो जिंक का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के द्वारा एक धातु के ऊपर दूसरे धातु का परत हम आसानी से लेयर चढ़ा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि को उत्पन्न करता है? ध्वनि का तरंग कहीं जाएगा तो वहां से टकराकर परावर्तित होगा, तो परावर्तन के कारण इको साउंड उत्पन्न होता है। जैसे घर आपका बनता है तो बिल्कुल खाली होता है, स्पंजी सामान या कोई सामान नहीं रखिएगा, बिल्कुल खाली होगा। हार्ड ठोस सब्सटेंस होंगे, दीवार होगा, छत होगा, फर्श होगा, तो एक बार बोलिएगा तो अनगिनत बार आपको सुनाई देगा। वो इको साउंड रिफ्लेक्शन के कारण होता है। किसके कारण? तो परावर्तन के कारण आपको इको साउंड सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितना दिन में लगाता है बेटा? तो आपको 365 दिन
और कितना, तो 365.25 दिन। और यही 4 साल जब बीत जाता है तो 2525 एक दिन में बदल जाता है, यानी 365 दिन और 6 घंटा उसको लगता है एक चक्कर पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर लगाने में, ठीक है। और यही 4 साल के बाद एक दिन जुड़ जाता है तो उसको लीप ईयर 366 दिन का बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण जो होगा उसका प्रकृति क्या होगा, तरंग और कण दोनों सब। प्रकाश का जो विकिरण होगा, ठीक है, उसके जो रेडिएशंस होते हैं उसके पास दो नेचर होता है। एक आपका वेव नेचर भी होता है प्रकाश के पास, विकिरण के पास, रेडिएशन के पास, और पार्टिकल नेचर भी होता है, डुअल नेचर का होता है। तो एक कण के आकृति का भी होता है और तरंग के नेचर का भी होता है। तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है। आपका अनुचुंबकीय पूछ रहा है बेटा, मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन। अनुचुंबकीय कहने का मतलब डाईमैग्नेटिक। तो डाईमैग्नेटिक वो होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, सबका आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना होगा और उसके कक्षा में इलेक्ट्रॉन को सजाना होगा और उससे पता चलेगा। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, ब्रह्मास्त्र का जो हम वीडियो दिए हैं फिजिक्स का, उसमें आप देखिएगा हम तोड़ तोड़ के समझाते हुए नजर आए हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण का न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो बेटा आप अपना पूरा प्रतिबिंब यानी अपने चेहरा को पूरा आईना में देखना चाहते हैं तो आपका चेहरा या आपका जो हाइट है उस हाइट का कम से कम आधा हाइट का क्या लेना होगा, आईना लेना होगा। तभी आप अपने आप को पूरा आईना में देख सकते हैं, नहीं तो आप नहीं देख सकते हैं। आधा से ज़्यादा लीजिएगा तो आसानी से देख पाइएगा। तो आदमी है 1.5 मीटर का, तो उसको कम से कम इसका आधा लेगा तो 0.75 मीटर का क्या होगा, उसको लेना चाहिए, क्या उसको दर्पण लेना चाहिए। ये अगर समझ में नहीं आता है तो ये सारे पॉइंट्स हम आपको जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट दिए हैं उसमें जाके देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। ये सारा चीज़ हम वहाँ एक एक करके एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लोलक यानी पेंडुलम की काल वृद्धि यानी टाइम पीरियड के ऊपर निर्भर करता है। तो टी बराबर क्या होता है बेटा, 2π√L/G होता है, ठीक है। यानी टाइम पीरियड आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल के। जो लेंथ आपका लेंथ ऑफ आर पेंडुलम का होगा तो लंबाई बढ़ेगा तो आपका लोलक का काल अवधि जो होगा या कालावधि जो होगा वो बढ़ेगा, टाइम पीरियड आपका बढ़ेगा। जी कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। उस सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है बेटा, तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वोल्टीय सेल यानी वोल्टेक सेल जो आपका होता है के आविष्कारक कौन है। तो वोल्टेक सेल को खोजने का काम कौन किया था, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने किया था। अलेक्जेंड्रो वोल्टा क्या था, इसीलिए उसके नाम के उपाधि में इसका नाम सेल का क्या रख दिया गया था, वोल्टेक सेल रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि ½ mv² होता है, ठीक है। अब नया काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो नया काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा 1/2 mv। अब वेलोसिटी दुगुना हो जाएगा तो 2v² हो जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा 1/2 m और v क्या 4v² आ जाएगा। तो 4 को बाहर निकाल लीजिए, 1/2 mv² इसको लिख दीजिए। अब यहाँ पर आ गया तो 4 गुने काइनेटिक एनर्जी जो पहले वाला था सो ke1 इसको मान लेते हैं, ke2 इसको मान लेते हैं। तो क्या काइनेटिक एनर्जी आपका कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 4 गुना। पहले वाला के तुलना में कितना गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी को दुगुना कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व मतलब घोड़ा एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की
आशंका का कारण है। यानी जो अश्वरोही जो घोड़ा चलाता है, यानी जो अश्व उसको चला रहा है या घोड़ा पर बैठा हुआ है, वो अचानक अगर भागेगा तो ये गिरने की आशंका है। ये किसके कारण होगा बेटा? तो ये आपको विश्राम जड़त्व के कारण होगा इनर्शिया के कारण, क्योंकि वस्तु उस पर जो बैठा हुआ है आदमी है वो आपका विराम अवस्था में है, घोड़ा भी विराम अवस्था में है, तो दोनों ठीक ठाक है। एक जैसे ही चलेगा तो ये वो तो अपने आप को चलना शुरू कर देगा डायरेक्ट, ये अपने आप को विराम अवस्था में रखने की कोशिश करेगा। तो ये कहानी वैसा हो जाएगा जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि एक गिलास ले लीजिए, उसके ऊपर एक कागज़ का टुकड़ा या कोई चीज़ डाल दीजिए, ठीक है, या प्लेट या पेपर का कूट और उसके ऊपर एक सिक्का डाल दीजिए और कागज़ का टुकड़ा को नीचे से घसकाइएगा तो सिक्का जहाँ होगा सीधा गिलास में गिरेगा। तो सिक्का जो है यहाँ वो घोड़सवार है जो घोड़ा पर बैठा हुआ है, और कागज़ का टुकड़ा जो है जिस पर सिक्का रखा हुआ है घोड़ा है, तो घोड़ा चला तो सिक्का वहीं गिर गया। तो आदमी के गिरने का संभावना किसके कारण होगा? विश्राम जड़त्व के कारण होगा। उम्मीद है आपको बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। हम सारे कॉन्सेप्ट को बेटा बोल बोल के समझा रहे हैं, ठीक है, लिख नहीं रहे हैं, लेकिन बोल बोल के एक एक चीज समझा रहे हैं, टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन की ही बात बता रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं इसमें बता रहे हैं, टोटल रिवाइज करवा रहे हैं आपको, शुरू से लास्ट तक एक एक चीज आप देख के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है श्यानता यानी विस्कोसिटी। श्यानता का मतलब बेटा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का इकाई है, तो विस्कोसिटी का इकाई क्या होगा? क्या होगा? पॉइज। पॉइज क्या होता है? विस्कोसिटी का इकाई क्या होता है? पॉइज। इसका फॉर्मूला भी हम आप लोग को बता चुके हैं। क्या राइट ब्रदर्स नाम सुना होगा हवाई जहाज से संबंधित? राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था बेटा? तो विमान सबसे कम तरंगदैर्घ्य पर, यानी विमान से संबंधित, तो विमान सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश का आविष्कार कौन किया था? राइट ब्रदर्स ने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बेटा बैगनी कलर का। सबसे कम किसका? बैगनी कलर का। आप पढ़े होंगे VIBGYOR, ठीक है। सबसे कम कलर किसका होता है? वायलेट, ठीक है, और सबसे ज्यादा रेड कलर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि खतरे के संकेत, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। देखता होगा रेलवे या सब चीज में रेड सिग्नल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल कलर का जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। स्कैटरिंग क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है। वेवलेंथ उसके बहुत क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं, तो वो स्कैटरिंग उसका कम होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह तेजी से आसानी से चला जाता है, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि वायु दाब, वायु दाब यानी वेपर प्रेशर, ठीक है, या एयर प्रेशर मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत देता है। आपको अगर एटमॉस्फेयर जो आपका एयर का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा था, अचानक एयर का प्रेशर गिर गया, इसका मतलब वो संकेत देता है मौसम के विषय में। कैसा मौसम के विषय में? कि इसका मतलब है कि आपका वायु दाब कम रहा है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है अचानक, तो लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि हो सकता है कि आंधी तूफान आएगा और तेज मूसलाधार वर्षा होगा। तो मौसम में वायु दाब का रीडिंग अगर अचानक बहुत कम जाता है एयर का प्रेशर, तो इससे ये साबित होता है कि तूफान आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और इसी से मौसम विभाग ये अनुमान लगा के बता देता है कि आपको इतने से इतने घंटे में काफ़ी तेज हवा चलने वाली है, तूफान टाइप का, आप लोग सतर्क हो जाइए। नेक्स्ट कहता है कि सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी किससे मापी जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर से हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापते हैं। प्रकाश का गति बेटा क्या होता है? तो बताएं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश का गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है कि 3 रंग मूल रंग है। 3 रंग आपको मूल रंग है, यानी इसको प्राइमरी कलर बोलते हैं। प्राइमरी कलर हमारे 3 ही होते हैं, फंडामेंटल कलर 3 ही होते हैं। इसी 3 रंग की मदद से बहुत सारे रंगों का निर्माण किया जाता है। तो ये 3 रंग क्या होता है? नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल रंग, ये 3 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का निम्न में से किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो वो बेटा जनित्र को बनाने में उपयोग किया जाता है। किसमें? जनित्र
को बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपको अंतिम क्वेश्चन अब दिखाई देगा। वो अंतिम क्वेश्चन आपको क्या है अब दिखाई देगा। अंतिम क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि सूर्य की सतह का ताप कितना होता है, तो बेटा 6000 केल्विन। सूर्य का जो सरफेस होता है उसका ताप कितना होगा, 6000 केल्विन होगा। और हम लोगों ने क्या किया, लगभग 100 से 120 जहां से स्टार्ट किए थे वहां से 200 के आंकड़ा को छू लिए। मैक्सिमम क्वेश्चन एक एक कॉन्सेप्ट एक एक चीज को बहुत अच्छे तरह से सीखे, समझे कि क्या होता है नहीं होता है। बिल्कुल मेरे दिमाग में जैसे डाटा लोडेड है वैसे आपके दिमाग में भी डाटा लोड हो जाना चाहिए। ये डाटा इस तरह से आपको लोड होगा तो रामायण गीता महाभारत की तरह कहानी आप भी सुना सकते हैं, जैसे मैंने आज आपको बिल्कुल गीता का सार जो अमृतवाणी था वो अमृतवाणी आपको सुनाया। ये कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, खराब लगा तो भी कमेंट करके बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर हमको, ठीक है। और घबराइएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे जो नए जुड़े हैं आप घबराइए नहीं बेटा, आप किसी दूसरे मकसद से हमारे पास आए होंगे। हो सकता है कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी और बेहतर जगह हम आपको पहुंचा दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब किसके हाथ से कौन सा खजाना कब लग जाए ये न खजाना लगाने वाला जानता है और न वहां पहुंचाने वाला जानता है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको अच्छे तरह से रिवाइज कीजिएगा, कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा, ठीक है। आपका परीक्षा बहुत बेहतर जाए इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है कि आपका परीक्षा बहुत बेहतर जाए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारे सारे के सारे बच्चे अच्छे रिजल्ट लेके आए और सबको अच्छे अच्छे कॉलेज मिले, अच्छे अच्छे जगहों पर हो, कि कभी लक बाई चांस भी हमारी मुलाकात हो तो ये लगे कि हाँ सर आप पढ़ाए थे तो मैंने पढ़ा था, तो बहुत अच्छी। उससे ज़्यादा खुशी एक शिक्षक को और क्या मिल सकता है। तो चलिए आप लोग हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।